हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनरल अफेयर्स। मैं राम नारायण। आज हम बात करेंगे मेडिवियल हिस्ट्री यानी कि जो मध्यकालीन इतिहास है उसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें कि मुग़ल वंश। और मुग़ल वंश में भी जो बाबर का पूरा इतिहास है, ठीक है, बाबर की पूरे जीवनी को आज हम डिकोड करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसके द्वारा लड़े गए युद्ध, अन्य सारी चीज़ें, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से लेक्चर को देखिएगा और तैयार कीजिएगा। तो चलिए, मुग़ल वंश की जब बात करते हैं तो मुग़ल वंश की स्थापना लगभग 1526 ईस्वी में होती है, ठीक है, बाबर के द्वारा की जाती है। और जो प्रथम युद्ध है, ठीक है, पानीपत का युद्ध, उसी के बाद मुग़ल वंश का नींव एक हिसाब से पड़ता है। तो देखिए, मुग़ल साम्राज्य की जो शुरुआत होती है वो अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद हुई थी, ठीक है। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में, प्रथम युद्ध। इस युद्ध में जीत के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत के शासन का खात्मा हुआ, यानी कि जब इब्राहिम लोदी हारे तो लोदी वंश के समाप्त होने से जो सल्तनत वंश है उसका समाप्त हुआ, ठीक है। और फिर मुग़ल वंश की नींव रखी गई, जिसके बाद करीब 18वीं शताब्दी देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक मुग़लों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक भारत में मुग़लों ने अपना शासन चलाया था, यानी कि लगभग 1526 से 1857 तक जो अंतिम मुग़ल शासक थे बहादुर शाह जफ़र, वहाँ तक जो मुग़ल शासन है वो माना जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में जानते हैं, यानी कि जो मुग़ल वंश का संस्थापक है बाबर था, उसके बारे में हम जानते हैं। तो मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है, ठीक है। और बाबर का जो वास्तविक नाम था वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कहीं कहीं एमसीक्यू में पूछता है किसी एग्जाम में कि बाबर का बचपन का नाम क्या था। फिर बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ, जो अब उज्बेकिस्तान में है। कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में। फरगना के एक छोटे से राज्य में कब हुआ? 14 फरवरी 1483। तो 14 फरवरी डेट तो आपको वैसे भी नहीं भूलना चाहिए, और 1483, तो ये लिंक कर लीजिएगा। इसके बाद इसके पिता जो थे उमर शेख मिर्ज़ा यानी कि तैमूर वंशज थे, और माता जो थीं वो कुतलुग निगार खानुम मंगोल वंशज जो चंगेज खां की वंशज थीं वो थीं। तो पिता कौन से हो गए? उमर शेख मिर्ज़ा, और माता कुतलुग निगार खानुम। तो माता क्या थी? मंगोल वंशी थी, और पिता क्या थे? तैमूर वंशज थे। फिर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में और हम डिटेल में जानते हैं। तो 1494 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में यह फरगना का शासक बन गया, ठीक है, यानी कि बहुत बचपन से ही शासन प्रशासन की जिम्मेदारी वो संभाल लिया। अब बाबर का जो प्रारंभिक संघर्ष था, जो जीवन के वास्तविक संघर्ष थे, स्ट्रगल थे, वो देख लेते हैं। तो 1494 ईस्वी में समरकंद को जीतने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा, यानी कि युद्ध किया परंतु असफल रहा। 1457 ईस्वी में समरकंद को जीता पर 100 दिन के लिए। जो प्रयास 1494 में असफल था, वह प्रयास 1497 में सफल तो हुआ, लेकिन बहुत क्षणिक, यानी कि 3 महीने, लगभग 90 से 100 दिनों के लिए। फिर 1501 ईस्वी में इसने पुनः समरकंद जीता और इस बार महीने के लिए शासन किया, यानी कि 1501 ईस्वी में फिर वो लंबा शासन किया। फिर 1504 ईस्वी में काबुल और गजनी जीता। 1507 ईस्वी में इसने पातशाह की उपाधि धारण की। तो ये याद कीजिएगा कि बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की थी। फिर इसके बाद 1511 ईस्वी में एक बार पुनः समरकंद पर आक्रमण कर अधिकार किया, और 1512 ईस्वी में इसे खो बैठा। मध्य एशिया में असफलता के बाद वह भारत की ओर बढ़ा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्या है? मध्य एशिया में असफलता के बाद वह भारत की ओर बढ़ा, यानी कि जो अपना उसका क्षेत्र था, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, आज की अरब कंट्रीज, ये सारी मध्य एशिया में आती है ना, तो वहाँ क्या था? वो असफल होने के बाद वह कहीं न कहीं और इधर भारत की ओर देखना शुरू किया। इसके बाद जो भारत बाबर का भारतीय अभियान है उसके बारे में हम देखते हैं। तो 1519 में भारतीय सीमा क्षेत्र बाजौर और भेरा को जीता, ठीक है। किसको जीता? बाजौर और भेरा को। फिर 1519 ईस्वी में पेशावर को जीता। तब तो जैसे जान ही रहे हैं, भारत पाकिस्तान ये सब एक ही था, बांग्लादेश भी एक ही था, ये सारे भारत के ही पार्ट तो थे। तो पेशावर कहाँ है? तो वही पेशावर को जीता। फिर 1520 में बाजीर, भेरा, पंजाब के सियालकोट, पाकिस्तान तक अधिकार कर लिया। फिर 1524 ईस्वी में इसने लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भागों को जीत लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी तथा मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने देते हैं छलछंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। तो यही भारत का इतिहास भी रहा है कि जो भारत के ही ओरिजिनल शासक हैं, उन्होंने अपनों में ही फूट डालकर, अपने आपस में लड़ भिड़ कर
बाहर के शासकों को निमंत्रण देकर क्या किया है, अपनी भूमि पर दूसरे शासकों के द्वारा कब्जा करवाया है। यही चीज़ें इब्राहिम लोदी के भी साथ हुई। उसके चाचा थे आलम खां लोदी, उन्होंने उसको निमंत्रण दिया, किसको, बाबर को निमंत्रण दिया। और उसके बाद 1526 ईस्वी का ये जो 4 युद्ध हैं स्टूडेंट्स, ये आपके जुबान पर होने चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जीके किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है तो ये चारों युद्ध आपके एकदम जुबान पर होने चाहिए, होठों पर होने चाहिए, इस प्रकार का हिसाब किताब होना चाहिए। तो पानीपत का जो युद्ध है, प्रथम युद्ध, वो 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर को विजय मिली। फिर इसके बाद 1527 ईस्वी का खानवा का युद्ध, 1528 ईस्वी का चंदेरी का युद्ध और 1529 ईस्वी का घाघरा का युद्ध। इसको लेकर भी एक लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल जनरल अफेयर्स पर ही अपलोड है, ठीक है, कि बाबर के द्वारा या फिर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाइयों में अपलोड है, जिसमें कि इसको लेकर एक ट्रिक भी बताया है कि बाबर ने पानी पी के, खाना खा के, चांदनी रात में घाघरा पहनकर नाच करने लगा। और 1526 से आप शुरू करेंगे और 1529 तक लगातार जाएंगे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, ठीक है, क्या है आगे है पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में। अब इन चारों युद्धों को, पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर की रणनीति, ठीक है, बाबर की रणनीति। हाँ, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति, तुगलमा अर्धचंद्राकार नीति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी जो विधि थी, रूमी विधि, उसका यूज उसने किया, ठीक है, और इब्राहिम लोदी को पराजित किया। 1526 का जो पानीपत का युद्ध है, युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां नामक 2 अधिकारियों ने किया। फिर इसके बाद आता है पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने चांदी के सिक्के बंटवाए थे, जिस कारण जनता ने इसे कलंदर यानी दानी की उपाधि थी। तो अब ये देखिए, एक तो उपाधि हो गई बादशाह की, दूसरी हो गई कलंदर की, ये सारी उपाधियाँ किसकी हैं, बाबर की हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद खानवा का युद्ध, 1527 ईस्वी में क्या हुआ, खानवा का युद्ध लड़ा गया, ठीक। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर यह निर्णय नहीं किया था कि वह भारत में अस्थायी रूप से रहेगा। उसका केवल और केवल टारगेट ये था, चूँकि वो बुलाए पर आया था, तो ये सोचा कि इनको हराकर यहाँ का जो धन दौलत है वो लूटकर मैं अपने स्टेट चला जाऊँगा, अपने राज्य चला जाऊँगा, ठीक। लेकिन बाबर ने जैसे ही भारत में रहने की योजना बनाई तो राणा सांगा ने विरोध कर दिया। वही राणा सांगा जिन्होंने पानीपत के युद्ध में बुलाया था। तो फिर क्या हुआ, 1527 ईस्वी में खानवा आगरा के समीप का युद्ध हो गया। अब इस पर भी देखिए एक बहुत अच्छा शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में एक मेरा अकेला मकान थोड़ी है। तो आप सोचिए कि जो लोग दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे उनके लिए खाई ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। इतिहास से ये सीख लेने वाली बात है। तो यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ और बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाले तमगा नामक टैक्स को खत्म कर दिया। युद्ध जीतने के लिए उसने सैनिकों के उत्साह को और भर दिया। एक टैक्स लगता था तमगा नाम का टैक्स उनके ऊपर, उसको हटा दिया और बाबर को हर हाल में युद्ध जीतना था, ऐसी उसकी मंशा थी। और वो खानवा का युद्ध बाबर ने जिहाद धर्म के लिए जनादेश का प्रयोग किया। आप देखिए जिहाद शब्द का उपयोग वहीं से शुरू हुआ है। इस युद्ध में बाबर अपने सैनिकों को मदिरा पीने से रोक देता है, ठीक है। बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अब देखिए बादशाह की उपाधि, कलंदर की उपाधि और इसके बाद गाजी की उपाधि। इसी युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय लिया कि वह भारत में अस्थायी रूप से रहेगा, चूँकि 2 बैटल उसने बैक टू बैक जीत लिए, एक 1526 का और एक 1527 का, ठीक। एक पानीपत का, एक खानवा का, एक इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, एक राणा सांगा के विरुद्ध। इसके बाद आता है चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध, चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 ईस्वी में होता है। क्या किस में होता है, 1528 यानी 1528 ईस्वी में। चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था। युद्ध में बाबर ने मदरी राय को पराजित किया और उसके 2 पुत्रियों को, अपने 2 पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया। अब ये देखिए मुगल वंश की देखिए क्रूरता कि इसने युद्ध तो जीता ही जीता, मदनी राय को पराजित किया और उसके दोनों पुत्रियों को, अपने 2 पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया। इस शब्द को आप ध्यान दीजिए, सोच। घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो घाघरा के युद्ध में 1529 ईस्वी में होता है। 1529 ईस्वी में इसने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा अफगान के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था, किंतु बाबर ने अफगानों को पूर्णतः सफाया नहीं किया। यहीं बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आए, ठीक। तो ये 1529 ईस्वी तक का युद्ध हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया था, बाद में काबुल में इसके द्वारा चुने गए स्थान पर इस शव को दफनाया गया, यानी कि पहले आगरा में फिर उसके बाद काबुल में दफना दिया गया। तो कभी कभार पूछ सकता है क्वेश्चन कि अब अरे बाबर की
मूर्ति अंतिम समय में कहाँ दफनाई गई? तो अगर आगरा ऑप्शन में रहेगा तो आगरा लगाएंगे, काबुल रहेगा तो काबुल लगाएंगे। इसके बाद बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी की तुर्की में रचना की। ठीक है, किसकी? तुझके बाबरी, यानी कि पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि तुझके बाबरी किसकी आत्मकथा है? तो बाबर की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, जो कि बाबर नामा है। ठीक है, तुझके बाबरी की जो फारसी भाषा में अनुवाद है वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, जो कि नाम बाबर नामा है। फिर बाबर की भारत में सफलता, जो बाबर के भारत में सफलता के मुख्य कारण थे वो ये थे कि जो उसका तोपखाना था, ठीक है, वही उसकी सफलता का मुख्य कारण था। अब सोचिए ज़रा कि अगर इब्राहिम लोदी वह युद्ध जीत जाता तो फिर क्या होते? बाबर वापस चले जाते तो स्थापित नहीं होते, तो इतिहास कुछ दूसरा होता। लेकिन वो जो तोपखाना था उसने उस युद्ध में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। ठीक है, उस तोपखाने की देखभाल का दायित्व उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा नामक 2 तुर्की अधिकारियों के हाथों में था। बाबर ने पानीपत की विजय के बाद काबुल वासियों को शाहरुख नामक चांदी के सिक्के दान दिए थे। देख लीजिए, बाबर ने पानीपत की विजय के बाद काबुल वासियों को शाहरुख नामक चांदी के सिक्के दान दिए थे। फिर अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो बाबर के बारे में जानने चाहिए, वो आप जान लेते हैं। चूँकि यहाँ बाबर के बारे में संपूर्ण विश्लेषण हो रहा है, ये लेक्चर देखने के बाद बाबर से रिलेटेड तो आपका कोई एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये दावा किया जा सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी की तुर्की में रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, जो कि बाबरनामा है। बाबर की भारत में सफलता का मुख्य कारण उसका तोपखाना था। बाबर के तोपखाने की देखभाल का दायित्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नामक 2 तुर्की अधिकारियों के हाथों में था। ठीक है, फिर बाबर ने पानीपत की विजय के बाद काबुल वासियों को शाहरुख नामक चांदी के सिक्के दान दिए थे, यह भी आपने पढ़ाई। बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, अस्करी, कामरान, हिंदाल थे व एक पुत्री गुलबदन बेगम थी। हुमायूं ही आगे चलकर फिर बाबर के बाद इस मुग़ल वंश के शासक बनते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं बाबर के बारे में, संपूर्ण विश्लेषण था। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल जनरल अफेयर्स को अवश्य